हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाए हैं क्योंकि टाइम पिक के लिए भी टाइम लगता है टाइपिंग वाइपिंग करने में क्वेश्चन। और आज टाइम था नहीं तो जितना भी है वो मैं करवा देती हूँ अच्छे से। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, आप जितना पढ़िएगा रोज के रोज रिवीजन जरूर करिएगा। बिना रिवीजन के कोई भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर होता है। सिर्फ पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होता है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? कितना भी पढ़ा होगा तो फिर आके क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, घर में आके देखो तो अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, अब रिवीजन तो किया ही नहीं था। उसको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना, तो रिवीजन के द्वारा ही क्लियर होता है। तो चलिए, स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। अगर चैनल पे जो कोई पहली बार आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिले, ठीक है? तो चलिए, हम आज पीजीटी पीजीटी एलटीजीआई से लेक्चर, मतलब इसमें सभी मिक्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं, मेन छाट के लाते हैं, ठीक है? तो चलिए, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं बिना देरी करते हुए। माँ सरस्वती का नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से पाया शिशुओं में कौन सा रोग होता है? ये तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है ना, बड़ों में होता है। तो इसमें पूछा है कि नल गर्भावस्था में, मतलब जब बच्चा पेट में हो तो माँ को आयोडीन युक्त ही लेना चाहिए, वरना जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, उसको भी बीमारी हो जाती है। माँ के द्वारा ही, आपको पता है, माँ के द्वारा ही बच्चे को पोषण मिलता है ना। तो माँ को भी वही आहार लेना चाहिए जो बच्चे के लिए भी हेल्दी है, उसके लिए भी हेल्दी है। ना कि ये नहीं होता कि बस हम आहार ले रहे हैं कोई तो सिर्फ हमें ही रोग नहीं होगा, अरे जो पेट में पल रहा है उसके भी रोग से रक्षा होती है ना। तो चलिए, पहला ऑप्शन है मिक्सी डीमा, बी ऑप्शन है क्रिटिनिज्म, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है रिकेट्स। तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? क्रिटिनिज्म। ये बच्चों में होता है, बच्चों मतलब शिशुओं में। जब माँ गर्भवती होती है तब जो है आयोडीन युक्त लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज एक पौष्टिक और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि माँ को कुछ ना हो क्योंकि उसको प्रेगनेंसी है इसलिए या डिलीवरी में दिक्कत होगी इसलिए ना, उसके लिए नहीं भाई। जो बच्चा है, जो शिशु है, जो उसके घर में पल रहा है, उसको हर चीज से रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित रफेज डैश डैश करने में सहायता करते हैं। भोजन में उपस्थित रफेज, रफेज का मतलब होता है रेशेदार फल। रेशेदार फल हो या सब्जियां हो, है ना, हमारे भोजन में वो जरूर वो जरूर यूज करनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, बी ऑप्शन है ऊतकों का निर्माण करना, सी ऑप्शन है क्रमा कुंचन, ये कुंचन हो गया, कुंजन लिख दिया, क्रमा कुंचन गति, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रफेज को न करने से है नहीं, भोजन में उपस्थित रफेज डैश डैश करने में सहायता करते हैं। हम रेशेदार भोजन लेते हैं तो इसमें किस चीज में हमारे रेशेदार भोजन सहायता करते हैं? तो ए ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, बी ऑप्शन ऊतकों का निर्माण करना, सी ऑप्शन प्रमाण कुंचन गति, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? सी वाला, प्रमाण कुंचन, ठीक है? ये प्रमाण कुंचन है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, यहाँ पे चा आएगा, जा की जगह यहाँ पे चा होगा, ठीक है? चा होगा, कुंचन लिख देती हूँ मैं, कुंचन, प्रमाण कुंचन, प्रमाण प्रमाण लिखा है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे क्या है कि भोजन अच्छे से पचता है, इसीलिए रेशेदार रफेज, मतलब जैसे खीरा है, ककड़ी है, पालक है ना, ऐसे भोजन अपने डाइट में डेली में जरूर शामिल करना चाहिए, है ना। भोजन अच्छे से पच जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? ए ऑप्शन शारीरिक कार्य, बी ऑप्शन है सामाजिक कार्य, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कार्य, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन से कार्य करते हैं? उपरोक्त सभी। क्योंकि भोजन, अगर इंसान स्वस्थ और अच्छा भोजन लेगा तो उसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा। जो शरीर स्वस्थ रहेगा तो समाज में उठेगा बैठेगा, अच्छे से काम करेगा, दिमाग भी अच्छा काम करेगा और फिजिकली वो मतलब सही रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, सही रहेगा, है ना। मनोवैज्ञानिक भी सारे मतलब आ जाते हैं इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने व्यवस्थापित किया है? मतलब स्थापित किया है, विस्थापित किया, दोनों एक ही बात है। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया है? ए ऑप्शन है फोबेल, बी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, सी ऑप्शन है जॉन डीवी और डी ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी। तो किंडरगार्टन को किसने किया है? फोबेल ने, है ना, फोबेल ने किया है। मारिया मॉन्टेसरी ने तो मॉन्टेसरी का किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। नवजात शिशु ऐसा कौन सा रोग है जिससे पीड़ित रहते हैं? जब बच्चे होते हैं तो परेशान रहते हैं, होने के बाद एक तो वैसे भी उनको नई दुनिया में आते हैं तो समायोजन करने में दिक्कत होती है हर चीज से। तो ए ऑप्शन है आंतों के संक्रमण से पीड़ित रहते हैं, या बी ऑप्शन है माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से पीड़ित रहते हैं, या सी ऑप्शन है नवजात पीलिया से पीड़ित रहते हैं, डी ऑप्शन अति सक्रियता से पीड़ित रहते हैं। वैसे तो देखो, सभी कोई भी चीज होगा तो इनमें से सभी से पीड़ित रहेगा। कभी देखा होगा आपने कि अगर माँ के पेट में सबसे ज्यादा तो होता है गर्भावस्था के दौरान, अगर माँ में कोई बीमारी है तो बच्चे में आना ही आना है। इसलिए कहते हैं माँ को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और आपने देखा होगा कि डिलीवरी से पहले इसीलिए डॉक्टर हर चीज की चेकअप करते हैं कि कोई आपके बॉडी में कोई कमी हो या किसी चीज की दिक्कत हो, या पेट में या बच्चेदानी में किसी भी चीज की, क्योंकि वो आपको तो होगा ही होगा, उसके द्वारा अनुवांशिक मतलब बच्चों में भी हो आ जाती है, वो कमी आ जाती है, तो बच्चों में भी वो बीमारी आ जाती है। इसीलिए माँ का हर तरह से स्वस्थ रहना, मतलब शारीरिक मानसिक हर तरह से बहुत जरूरी है ना, प्रेगनेंसी से पहले। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो खासतौर पर ध्यान दिया जाता है ना। तो इसमें ए ऑप्शन है आंतों के संक्रमण से, अगर माँ में आंतों में संक्रमण है तो बच्चे में दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है। बी ऑप्शन है माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, बिल्कुल इससे तो और ज्यादा होता है, क्योंकि अगर बच्चे में क्योंकि नाल द्वारा ही तो नाल जुड़ा होता है माँ से बच्चे में,
उसके द्वारा ही सब कुछ उसको पहुंचता है। तो अगर माँ में जरा सा भी कोई गड़बड़ी है, दिक्कत है, तो बच्चे में तो होना ही होना है। नवजात जिसमें पीलिया माँ के अगर हो गया पीलिया तो बच्चे को होगा अतिसक्रियता ये भी है, इससे मतलब बच्चेदानी खराब होने या बच्चे के लिए दिक्कत होती है। तो इसमें तो ऐसा ऑप्शन है नहीं कि सभी होगा, इसमें हमें एक चुनना है जिसमें सभी आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। अगर बच्चे में अगर माँ में कोई यौन संक्रामक रोग है तो वो शुरू से ही जब मतलब बीज पड़ता है या जायगोट जब भी मतलब निर्माण होता है बच्चे का, तभी से ही वो बीमारियां शुरू हो जाती है, ना कि बच्चे का पूरा विकास होने के बाद होगा। तभी से ही वो स्टार्टिंग से ही वो सारी बीमारियां आ जाती हैं जीन के द्वारा। इसलिए यौन संक्रमित रोग नहीं होना चाहिए माँ में, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? ए ऑप्शन है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, बी ऑप्शन है श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, सी ऑप्शन है दर्शाता है कि वह भूखा है, डी ऑप्शन है दर्शाता है कि वह दर्द में है। अरे यार, अगर बच्चा रोएगा तो कुछ पता ही नहीं चलता कि रो क्यों रहा है ना। बच्चा तो सबसे ज्यादा तो होता है जन्म के समय, क्योंकि जन्म अभी भी हुआ, तुरंत हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा नियोनेट पार्टोनेट जो समय होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब उस समय रोना बहुत जरूरी होता है। अगर वो रोएगा नहीं तो उसके फेफड़े चिपके ही रह जाएंगे, फेफड़े फूलेगा नहीं तो सांस कैसे लेगा, है ना। तो फेफड़े चिपके ही रह जाएंगे अंदर, तो इसलिए रोना बहुत जरूरी होता है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। जब वो रोता है ना तभी श्वसन क्रिया उसकी प्रारंभ होती है, फेफड़े फूल जाते हैं और श्वसन का आवागमन होने लगता है। फिर वो मतलब सांस लिया उस टाइम श्वसन गति कम होती है, 45 से 50 ऐसे ही होती है, 40-45-50 इतना ही होती है। फिर धीरे 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 रोता है, चिल्लाता है, बच्चा खाता है पीता है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है ना। ऐसा ही होता है जन्म के समय, इसलिए रोना जरूरी होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है रोने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है। विकासात्मक कार्य को किससे परिभाषित किया जाता है? ए ऑप्शन है सामाजिक अपेक्षाएं, बी ऑप्शन है संस्कृति, सी ऑप्शन है सीखना, डी ऑप्शन है प्रेरणा। तो सामाजिक क्रियाओं को किससे परिभाषित किया जा सकता है? सामाजिक अपेक्षाओं से, संस्कृति से, या सी ऑप्शन है प्रेरणा से, या डी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है सीखना, डी ऑप्शन है प्रेरणा से। तो किससे होगा सामाजिक क्रियाएं? ए ऑप्शन है सामाजिक अपेक्षाएं, सामाजिक अपेक्षाएं। क्योंकि विकास आपको पता है विकास हमेशा गुणात्मक होता है, ना कि विकास मतलब जो विकास होता है, वृद्धि और विकास में तो यही अंतर है ना। वृद्धि एक तरफ होता है, मतलब वो शारीरिक वृद्धि है, वो हमें जैसे हाइट बढ़ रही है या मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, तो दिखती है। विकास क्या है? विकास चारों तरफ होता है, उसमें व्यक्ति का जो है, जैसे ये विकास है, अब विकास के अंदर वृद्धि भी आ गया, उसके मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रेरणा सभी कुछ आ गया। तो इसलिए क्या है कि सामाजिक अपेक्षाएं, इसमें सभी कुछ समाहित है। तो विकास हमेशा गुणात्मक होता है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक। और वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जो नापा तोला जा सकता है, देखा जा सकता है। विकास ये भी है कि जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है विकास। इंसान हर समय में कुछ न कुछ विकास होता है, देखता रहता है, सीखता रहता है, सीखने की कभी नहीं वो होती है कम, कुछ न कुछ जरूर विकास होता रहता है इंसान के अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए। चलिए देखें क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रतिदिन की योजना, बी ऑप्शन है दीर्घकालीन योजना, सी ऑप्शन आंशिक कालीन योजना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो नर्सरी स्कूल छोटे बच्चों के स्कूल है, आप खुद समझिए 2, 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं जो जा रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम में, उनके मतलब रूटीन में, उनके पढ़ाई के जो टाइम टेबल है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें सभी होने चाहिए, उपरोक्त होगा सभी। क्यों? क्योंकि देखो प्रतिदिन की योजना अगर चेंज नहीं की जाएगी ना तो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा। तो उन्हें बीच में कुछ क्रिएटिविटी कराओ, कुछ एक्टिविटी कराओ, कुछ कलर कराओ, और खेल वाला गेम ऐसे कराओ कि उसमें उनको इंटरेस्ट आए, मजा आए, ना कि उनको सिर्फ रटाना पढ़ाना। ऐसा तो कुछ होता नहीं, वैसे भी नर्सरी भाई है खेल में सीखना, तो इसमें सभी इंक्लूड होने चाहिए, है ना। छोटे छोटे आंशिक का मतलब छोटे छोटे टास्क होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, दीर्घकालीन होते हैं जो थोड़े लंबे, जो उनके शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन की योजना अलग अलग होनी चाहिए ताकि वो बोर ना हो और एक्साइटेड हो, स्कूल जाए तो एक्साइटेड हो कि आज ये चीज़ करवाएंगे मैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुकुंचन की मूल इकाई है वंशानुक्रम, सॉरी वंशानुक्रम की मूल इकाई है, वंशानुक्रम की मूल इकाई, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? ए ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन है जीन, सी ऑप्शन है डीएनए, डी ऑप्शन है जाइगोट। तो वंशानुक्रम की सबसे मूल इकाई क्या है? जीन। सबसे पहले जीन ही आएगा, क्योंकि जीन के द्वारा ही ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके ना कि सिर्फ माता पिता से, आपके दादा परदादा और उससे भी मतलब 7 पीढ़ी के पहले के भी जीन आ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके माता पिता में, जैसे कहते हैं ना आंखें भूरी किसी को होती हैं, तो भूरी आंखें क्यों होती है? क्योंकि वो जीन का होता है। हो सकता है आपके माता पिता के ना हो, दादा दादी के रहा हो, या उनके भी माँ बाप के रहा हो, किसी के रहा हो, तो भूरी आंखें हो गई, है ना। बाल किसी के होते हैं कि ऐसे एकदम भूरे, मतलब वैसे टाइप के, क्या सुनहरे कलर के हो जाते हैं, जीन का असर होता है ना। बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, किसी किसी बिल्कुल ब्लैक होते हैं, बहुत घने होते हैं, किसी किसी मतलब टकले होने की होती है, जीन का असर होता है। तो ये सब क्या है ना कि जीन सबसे मूल इकाई होती है, जीन का असर कई पीढ़ियों से के पहले का भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है। नर्सरी स्कूल का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है अच्छा शरीर गठन में पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकसित करना, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना, सी ऑप्शन संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अभिवृत्ति विकसित करना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। भाई देखो नर्सरी स्कूल में बच्चों को सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। गत्यात्मक मतलब खेल कूद, उसमें जो मोटर डेवलपमेंट होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य की अच्छी आदतें तो बिल्कुल भाई, खाना खाना, हैंड वॉश करके खाना है, लंच करना है तो है ना, हैंड वॉश करके लंच करना है, नहा धो के आना है, बाकायदा ब्रश करके स्कूल आना। तो ये सब टीचर मैम जो होती हैं बच्चे को बिल्कुल नर्सरी में ही ऐसी आदतें सिखाती हैं, बताती हैं। और क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो अपनी मैम की बात भी अच्छे से मानते हैं।
संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अवधि विकसित करना बिल्कुल कराना, क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं ना, सेंसिटिव होते हैं, समझदार इतने नहीं होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें प्यार से जितनी अच्छी आदतें डालोगे उतनी ही उनके अंदर जाएंगी, विकास होगा उनका अच्छा। तो ये सभी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती पिरोने में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती पिरोने में आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है समस्त पेशीय कुशलता की, बी ऑप्शन है छोटी पेशीय कुशलता की, सी ऑप्शन है नेत्र समन्वय की, डी ऑप्शन है नेत्र हस्त समन्वय की। तो इसमें होगा मोती पिरोने से, मोती पिरोने का आप समझ लो कि सूक्ष्म सूक्ष्म जो होती है वो विकासात्मक, वो उस पे है ये चीज। क्योंकि देखिए मोती पिरोने वाला एक उंगलियों का काम होता है खासकर, तो उंगलियां और नेत्र, तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, हस्त और नेत्र का समन्वय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देख के और उंगलियों की सहायता से, हाथों की सहायता से मोती को अच्छे से पिरोना है। तो इसमें सूक्ष्म प्रत्यात्मक जो है कला बच्चे में जब विकसित होने लगती है, तभी वो जो है लिखने, देखो पेन को पकड़ना अच्छे से, उंगलियों को अच्छे से सेट करके पेन को पकड़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, ये सब सूक्ष्म में आते हैं। क्योंकि जब देखिए शुरू शुरू में कुछ बच्चे हैं तो पेन से पकड़ ही नहीं पाते, फिसल जाती है, उनके हाथों से फिसल जाती है ना, टिकती नहीं है। तो यही चीज है कि जब उंगलियों पर कंट्रोल होने लगता है, पहले तो देखो हाथों पे होता है, धड़ पे होता है, हाथों पे होता है पहले, फिर उसके बाद हाथों के बाद पहले बच्चा पकड़ता तो दोनों हाथ से चबुआ के पकड़ता कोई चीज है ना, फिर धीरे धीरे वो पूरे उंगलियों को यूज करना सीखता है, फिर उंगलियों से फिर एक एक दो उंगली का अंगूठा और आगे की तर्जनी को यूज करके उठाना सीखता है, ऐसे खाना खाना सीखता है। तो ये सब चीजें क्या है, एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें नेत्र और हस्त का समन्वय होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। ए ऑप्शन है एक दूसरे से संबंधित, बी ऑप्शन है एक दूसरे पर निर्भर, सी ऑप्शन है वातावरण से प्रभावित, डी ऑप्शन आनुवांशिकता से प्रभावित। विकास के सभी क्षेत्र तो होते हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित, मैंने पहले ही बता दिया कि विकास क्या है, विकास जो है गुणात्मक है, विकास क्या है, गुणात्मक है। अब मान लो वृद्धि है, वृद्धि जो है एक तरफ है लेकिन विकास चारों तरफ है ना। अब चारों तरफ है, इसी में आ गया आपके शारीरिक विकास, इसी में आ गया आपके मानसिक विकास, इसी में आ गया आपके मनो सामाजिक विकास, वो आ गया सामाजिक विकास आ गया, इसी में आ गया फिजिकली विकास, तो सारे इसके अंदर, विकास के अंदर सारे आ जाते हैं। तो विकास इसीलिए क्या कहते हैं, गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं, सिर्फ मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक है, मतलब उसका विस्तार है, ठीक है। तो इसी में सारे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की उत्पत्ति होती है, विकास की उत्पत्ति होती है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, बी ऑप्शन प्रशिक्षण और अभ्यास के परस्पर क्रिया से, सी ऑप्शन परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, डी ऑप्शन प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो इसमें विकास की उत्पत्ति देखिए, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यही अंतर, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, विकास क्या होती है, गुणात्मक होती है। इसमें विकास की पूछा, विकास की उत्पत्ति किससे होती है, परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर संबंध से क्रिया से होती है, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से होती है, परिपक्वता अधिगम की परस्पर क्रिया से होती है, प्रशिक्षण एवं अधिगम की। तो इसमें क्या होगा, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से। देखिए जब अधिगम मतलब सीखना, जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है, आपको पता है कि विकास क्या है, विकास एक गुणात्मक है ना, विकास गुणात्मक है, गुणात्मक, और वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। तो विकास जो होता है, वृद्धि दिखाई देती है, मतलब कि आप कितने इंच बढ़ गए, कितना आपका शरीर मतलब चौड़ा हो गया, कितनी भार हो गई, आप वजन कर सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं। और वृद्धि क्या है, संकुचित होता है, लेकिन विकास क्या है, व्यापक है, विकास जो है वो व्यापक होता है, ना कि वो जो है विकास जो है चारों मुखी चौमुखी होता है, ना कि एक मुखी। देखो वृद्धि होती है, जो वृद्धि दिखाई देती है वो सीधा मतलब रचनात्मक होती है, वृद्धि एक रचनात्मक केवल आकार बढ़ने के संबंध में होती है, या कुछ बाह्य स्वरूप होता है, एक अच्छी होती है, संकुचित होती है जो वृद्धि होती है, ठीक है। अब विकास के बारे में बता रही हूँ, विकास जो है, विकास में क्या है, चौमुखी विकास होता है, विकास व्यापक होता है, विकास जन्म से लेकर, जन्म क्या, गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब मृत्यु तक विकास व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। तो विकास में क्या आ जाता है, सामाजिक विकास भी आ जाता है ना, आर्थिक विकास भी आ जाता है, मनोसामाजिक विकास भी आता है, गत्यात्मक विकास भी आ जाता है। तो इंसान का क्या है, विकास जो है चौमुखी विकास होता है, चारों तरफ बहुत अच्छी है, इसमें सभी आ जाते हैं, विकास में जो है सभी आ जाते हैं, लेकिन वृद्धि में सभी नहीं आते हैं। मान लो ये एक वृद्धि हो गई और ये विकास हो गया, ठीक है। वृद्धि तो मात्रात्मक है, वो तो दिखाई देगा, मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो विकास है ना, उसको मेजर नहीं कर सकते। अब आप किसी का विकास है, मानसिक विकास किसी का हुआ, आप ये थोड़ी ना पता कर सकते हो कि आप कितने किलो तक सीख चुके हैं, आप कितने मतलब ग्राम तक आपके अंदर जो है एब्जॉर्ब हुई चीजें, ये सब चीजें मेजर नहीं की जा सकती। इसलिए कहते हैं विकास बहुत अच्छी होता है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, विकास जो है बहुत अच्छी है, मैं कहाँ पे थी, हाँ ये थी। विकास आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, विकास जो है आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। इसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है विकास। तो विकास जो है सारी चीजें, विकास के अंदर सारी चीजें, जब हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे हम मेच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे चीजों में अंतर होता जाता है। तो इसलिए विकास की कोई उम्र नहीं होती कि विकास सिर्फ आप जवानी तक सीख सकते हो या किशोरावस्था तक सीख सकते हो, बचपन तक सीख सकते हो, नहीं। विकास तो इंसान को कुछ न कुछ जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है ना। और वृद्धि क्या है, वृद्धि तो एक किशोरावस्था तक होती है, ज्यादा से ज्यादा 18-20 साल तक है ना वृद्धि होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है। तो ये होगा अधिगम, परिपक्वता, और अधिगम के दोनों की परस्पर क्रिया द्वारा होती है। हम सीखते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं, उस चीज में पारंगत होते जाते हैं, एकदम निपुण होते जाते हैं, एकदम कौशल होते जाते हैं, है ना। परिपक्वता का मतलब ये हुआ। चलिए आज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? ए ऑप्शन है 7 दिन में, बी ऑप्शन है 1 माह में, सी ऑप्शन है 4 माह में, डी ऑप्शन है 5 माह में। देखिए तपेदिक से बचने के लिए सच पूछो तो बीसीजी का जो टीका होता है वो जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है, मतलब जैसे जन्म हुआ बच्चे का उसको 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद दे दिया जाता है। हाँ लेकिन ये है कि 1 महीना के अंदर अंदर टीके लग जाने चाहिए बीसीजी का टीका, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। बीसीजी देखो जो टीबी है, टीबी ये तपेदिक को टीबी कहते हैं, ये भी बता दूं, टीबी कहते हैं, और क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, इसी को क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। इसी को राज यक्षमा कहते हैं, राज यक्षमा कहते हैं, इसी को राज यक्षमा कहते हैं। इतने सारे नाम है इसके, है ना।
तपेदिक हो गया, टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, राचेचमा रोग हो गया। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो बता दूं किसके द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस ये नाम है, ठीक है। जो टीबी के जो विषाणु है, बैक्टीरिया है, जो है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नाम है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये होता है। और इसके द्वारा फैलने वाला ये रोग है। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1882 में, रॉबर्ट कॉक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कॉक ने। मैं इसको अभी मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, पहले इसमें मैं लगा देती हूँ, फिर लिख देती हूँ माइक्रो माइक्रो इसमें लिखते ही नहीं, माइक्रो माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। बाकी आप समझ लेना। 1892 में रॉबर्ट कॉक ने इसकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1882 कह दिया, वैसे किसी फोन आ जाता तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये है, ठीक है। तो इसके नाम मैंने बता दिया, टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, राजक्षमा भी कहते हैं, है ना। ये सारे नाम जो है इसके हैं। अब बीसीजी का फुल फॉर्म बता दो। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म, बीसीजी का यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ, ठीक है ना, कि पहले इसको तो मैं लगा दूँ हर बार, नहीं तो वरना आप लोग बीसीजी का बैसिलस 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 कैलमिटी, सी से होगा कैलमिटी, सी से होगा कैलमिटी, कैलमिटी ग्वेरिन, जी से होगा ग्वेरिन, ठीक है, ग्वेरिन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। ये बीसीजी का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म। कभी ये भी आ सकता है बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए। अभी तक तो रोग के बारे में ये तो नॉर्मल है कि बीसीजी, वो टीबी जो है, बीसीजी का टीका कब लगता है, और टीबी जैसे मतलब बीमारी है, राजबक्षमा में कौन सा टीका लगता है, ये घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कौन सा टीका लगता है, ठीक है। होने वाली बीमारियों के नाम बताइए, इससे संबंधित माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस या विषाणु का नाम पूछते हैं, ये तो आता ही आता है, लेकिन इसका कभी फुल फॉर्म पूछते हैं, ये जरूर आना चाहिए कि बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस ग्वेरिन, बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन, ठीक है। बी से बैसिलस, सी से कैलमिटी, जी से ग्वेरिन, ये होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। ये आप जान लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ही है, कोई गाइड और किताब में नहीं है कि नहीं उठाएगा आयोग। आयोग एनसीईआरटी से उठाता है, उठा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो तो नॉर्मल नहीं है, वो तो पूछे जाते हैं, तो कुछ अलग पूछेगा तो ऐसे ही कुछ निकाल लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है, नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है। ए ऑप्शन है संवेगात्मक समस्याओं का, बी ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं का, सी ऑप्शन है समायोजन की समस्याओं का, डी ऑप्शन है शारीरिक समस्याओं का। नवजात शिशु को जब जन्म होता है बच्चे का, सबसे पहले नया जन्म हुआ जो शिशु है, उसको सबसे पहले किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? ए ऑप्शन है संवेगात्मक समस्याओं का, बी ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं का, सी ऑप्शन समायोजन समस्याओं का, डी ऑप्शन है शारीरिक समस्याओं का। तो नवजात शिशु को किसका किया जाता है? समायोजन की। आपको सबको पता है कि नवजात शिशु जब भी आता है जीवन में, तो उसको समायोजित करना पड़ता है, हर चीज से समायोजन करना पड़ता है। देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो इतनी छोटी सी जगह में रहता है, बटुआ रहता है, एकदम सीधा रहता है, और गर्भ में इतना उसका टेम्परेचर कुछ और होता है, और ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, गर्म होता है अंदर। लेकिन जब बाहर आ रहा है, तो बाहर की दुनिया में उसका वातावरण, उसका मौसम, उसका टेम्परेचर बदल जाता है, तो वो समायोजन करने में उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है। अच्छा, बच्चा तुरंत क्यों नहीं रोता? जब उसको बांटे डॉक्टर, फिर एकदम से चिल्ला रहा है, तो फेफड़े फूल जाते हैं ना, तो श्वसन क्रिया उसकी शुरू हो जाती है। और ये जो बच्चा है ना, बच्चा इतना मतलब सेंसिटिव तो होता है, इतना छोटा है, सेंसिटिव होता है। उसको जब आया न्यू मतलब नए जीवन में, जब उसका जन्म हुआ, जब आया दुनिया में, तो उसको कुछ उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती इतनी जल्दी, ना पानी, ना हवा, ना बाहर का वातावरण, वो एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हर चीज में करने में, है ना। और घर में रहता है तो माँ के नाल द्वारा जो है, प्लेसेंटा के द्वारा उसको सारा पोषण मिलता रहता है आराम से, तो उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बाहर आता है तो तभी वो मतलब खाने पीने का ढूंढने लगता है ना। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है समायोजन की दिक्कत होती है। ये लगभग मतलब ये समझ लो कि एक साल के अंदर जो है बच्चे को 2-3 महीने तक तो बहुत ज्यादा रहती है। बच्चा हर चीज में रोने लगता है, माँ को पता भी नहीं चलता कि रो क्यों रहा है, मतलब उसे सीने में तकलीफ है या पेट में कोई तकलीफ है या भूख लगी है। भूख तो आमतौर पर समझ कि भूख लगी, लेकिन जब पेट भरा है उसके बाद भी बच्चा कभी रोता है तो पता भी नहीं चलता। तो उसे बहुत उसको परिस्थितियों का समझ लो कि सामना करना पड़ता है, बाहरी परिस्थितियों का, उसे अपने आप को ढालने में बहुत थोड़ा सा समायोजन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आज 50 क्वेश्चन ही लाई हूँ और क्वेश्चन बना नहीं पाई हूँ, इसलिए सॉरी। मैं नेक्स्ट बार और क्वेश्चन लाऊंगी और विस्तार से, अच्छा मैं सोच रही हूँ अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊँ, ताकि आप लोगों को जो भी इस क्वेश्चन या इससे संबंधित हो, तो वहां से आपका कोई भी गलत ना हो, ना वहां से नंबर कटे, है ना, एक भी नंबर मिस नहीं होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपने हमसे पढ़ा है या हमारी आपने देखी है सीरीज, तो वो तो बिल्कुल भी कैसे भी घुमा के वो क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है, इसलिए मैं घुमा के हर तरह से बता देती हूँ, ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ और छाट के जो उसमें से देखो जनरली बनते हैं, जिस कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि उसमें से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, हाँ, तो वो आते ही घुमा के हैं, तो उनको हर तरीके से बताना हमारा काम है, हम बताएंगे, और रिवीजन करना पढ़ना आपका काम है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, उसको हर तरीके से समझोगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। फिर वो बाद में ओहो हमने तो इसको पढ़ा था लेकिन फिर भी बोल रहे, ऐसे ही होता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है चारों तरफ। तो चलिए, अगर हमारे क्लास में पहली बार आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और हम बताएं कि हमारी क्लास कैसे लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए यहीं तक, और आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और जल्दी मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच।